वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एनएससी जेई। तो आज हम लोग प्रोसीड करते हैं थोड़े से जो न्यूमेरिकल्स हमारे बचे थे किसके, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के। तो वो न्यूमेरिकल्स हमारे बस एक पार्ट के रह गए हैं, दैट इज़ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स का। अभी तक हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई मोल्टन कंपोनेंट है उसकी हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर बहुत सारे आयंस आ गए हैं उनमें कंपटीशन है तो कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन हर केस में हमने जो इलेक्ट्रोड ली वो कैसे ली, वो ली आपकी इनर्ट इलेक्ट्रोड, जैसे प्लेटिनम वगैरह की इलेक्ट्रोड ले रही है, जहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोड बस हमें सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, खुद से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। लेकिन आज हम लोग वो इलेक्ट्रोड्स लेके चलेंगे जो खुद भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ऐसे इलेक्ट्रोड्स को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स का पंगा पता कब आता है? अभी तक ऑलमोस्ट जैसे हमने किया सब कुछ वैसा ही रहता है, लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रोड्स अगर कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स की बनी हो तब वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और वो कब क्रिएट करेगा? जब हमारी इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के नीचे वाली हो, दैट इज कॉपर सिल्वर गोल्ड। अगर मेरी इलेक्ट्रोड्स कॉपर सिल्वर गोल्ड की बनी हो तो भाई मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। उसका रीज़न देखते हैं। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, जनरल केस ले लेते हैं, दैट इज मान लो मेरे पास एक्वस NaCl है। अगर मेरे पास एक्वस NaCl प्रेजेंट है तो मुझे पता है मेरे पास क्या क्या प्रेजेंट है। एक तो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, यहाँ पे वाटर का H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ तक मुझे ये चीज़ पता है अभी तक कि यार Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में कौन जाता है, H पॉजिटिव जाता है। कहाँ जाता है? H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेता है, एब्जॉर्ब करेगा एक इलेक्ट्रॉन और H हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यार ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रिडक्शन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कहाँ पे होती है? दिस हैपन्स एट कैथोड। तो यार कैथोड के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन जब हम लोग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स की भी बात करते हैं वो कैथोड में कोई प्रॉब्लम नहीं डालेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एनोड की, एनोड के केस में प्रॉब्लम आएगी। एनोड के केस में क्या प्रॉब्लम आएगी वो देखते हैं। अभी हमारे पास कौन कौन से आयन्स हैं एनोड पे जो जाने वाले हैं, दैट इज क्लोरीन एंड हाइड्रोक्साइड। तो क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड में मुझे पता कौन जाना चाहिए था, क्लोरीन को जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ क्या होगा, अगर आप इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हो कॉपर सिल्वर गोल्ड, तो इस केस में आपका जो क्लोरीन है या हाइड्रोक्साइड है ये नहीं जाएंगे। उस केस में क्या होगा वो समझते हैं। दैट इज यहाँ पे जो एनोड पे एनायंस जाने वाले थे, अब की बार जो एनायंस आपके हैं वो यहाँ पे नहीं जाएंगे। उस केस में कुछ और आएगा, वो क्या आएगा, कैसे आएगा वो समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, व्हेन कॉपर सिल्वर गोल्ड एक्ट एज एनोड इन द इलेक्ट्रोलिसिस द एनायंस डोंट गेट ऑक्सीडाइज्ड एट द एनोड। लेकिन जाएगा कौन? जो मेटल आपके पास है, दैट इज कॉपर है, सिल्वर है या गोल्ड, वो चला जाएगा एनोड पे। वो कैसे जा रहा है इसको समझते हैं। तो मेरे पास क्या था? मेरे पास था यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसके बाद मेरे पास कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो यार सिंपल सी बात ये है कि अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन से एलिमेंट्स है? कॉपर सिल्वर गोल्ड है। आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किस बेसिस पे बनी होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस बेसिस पे बनी है कि कौन अपने कैटायंस में इजीली कन्वर्ट होना चाहता है। ठीक है, लेकिन जो कॉपर सिल्वर गोल्ड है, क्योंकि वो हाइड्रोजन के नीचे आ जाते हैं, तो मुझे पता है ये सारे के सारे कौन सा रिएक्शन, इनके लिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सा होगा? दैट इज कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये मुझे कॉपर दे दे, तो ये रिएक्शन कॉपर के लिए स्पॉन्टेनियस है। लेकिन मुझे कौन सा रिएक्शन करवाना है? हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग वो रिएक्शंस करवाते हैं जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो हम लोग ये रिएक्शन को नहीं लेके चलेंगे, हमारे लिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। रादर हमारे लिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये वाला, दैट इज कॉपर इज गोइंग टू कन्वर्ट इटसेल्फ टू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और अगर ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो मुझे क्या पता है? मुझे पता है ये रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस में हो जाएगा। अब होता क्या है, अभी तक मैं आपको क्या बता रहा था? मैंने आपको बताया कि हमारे पास अगर वहाँ पे क्लोरीन है या हमारे पास हाइड्रोक्साइड है, कोई भी है, बहुत सारे आयंस हो सकते हैं, सल्फेट कुछ भी हो सकता है। ये सारे आयंस जाना चाहते थे कहाँ पे? एनोड पे, और करना चाहते थे ऑक्सीडेशन। लेकिन ये आयंस ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे। करेगा कौन? करेगा जी अब आपका कॉपर। तो कॉपर अब की बार ऑक्सीडेशन करेगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा कहाँ पे? एनोड पे। तो एनोड पे जो पहले हमारे एनायन से जो कर रहे थे, क्या कर रहे थे? वो बेसिकली ऑक्सीडेशन कर रहे थे। लेकिन अब की बार वो ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। अब की बार क्या हुआ? जो कॉपर वाला रिएक्शन है, कॉपर
कॉपर 2 पॉजिटिव में और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर की जो ऑक्सीडेशन हो रही है वो होगी एज कम्पेयर टू अनायंस। उसका रीज़न ये है, ये सारे के सारे तीनों रिएक्शन जो आपके सामने हैं, ये तीनों रिएक्शंस, ये वाला ये वाला ये वाला, ये सारे के सारे नॉन स्पॉन्टेनियस हैं। बट मेरे को पता है कि ये जो है दिस इज लेस नॉन स्पॉन्टेनियस, दैट इज कॉपर से जब कॉपर 2 पॉजिटिव बनता है तो वो लेस नॉन स्पॉन्टेनियस है एज कम्पेयर टू दिस टू। तो वही वाली बात, डिस्चार्ज पोटेंशियल कॉपर का कम है, इन दोनों का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा है। तो इन दोनों में अगर तीनों की रेस लगती है तो कौन कंपटीशन जीतेगा? ऑब्वियसली कॉपर जीतेगा। तो वही वाली बात है, ये कंपटीशन कौन कौन जीत पाता है? ये कंपटीशन यहाँ के ये 3 खिलाड़ी जीत पाते हैं, दैट इज़ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो मुझे क्या पता लगा कि कॉपर अगर है मेरे पास या सिल्वर है या गोल्ड है, अगर इनके इलेक्ट्रोड्स आप बनाते हो तो अब की बार ये भी रिएक्शंस में पार्ट ले सकते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस से कैटायंस और आयंस की नहीं होगी, आपकी इलेक्ट्रोड खुद भी इनके बीच में पार्ट ले रही है। तो ये चीज़ अब मुझे समझ आ गई, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के केस में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रखा है, रादर दीज मेटल्स आर ऑक्सीडाइज टू देयर रिस्पेक्टिव कैटायंस। दैट इज, जैसे मान लो कॉपर की ही बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने रिएक्शन लिया, कॉपर का ही रिएक्शन था, तो कॉपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो कॉपर 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो यही बात यहाँ पे हो रही है कि अब की बार मेटल जो आपका है वो भी ऑक्सीडेशन शो कर सकता है, क्योंकि अब की बार ये रिएक्शन कायदे से मेटल्स क्या करना चाहता है? कायदे से मेटल्स ऑक्सीडेशन करना चाहता है, उसके लिए वो स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की बात करेंगे तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं उसकी ऑक्सीडेशन, क्योंकि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ऐसे मेटल्स हैं जो मेटल दैट इज एलिमेंटल फॉर्म में रहना चाहते हैं, आयन के रूप में नहीं रहना चाहते। ठीक है, चलो जी। तो यार ये तो हुई इसकी बात कि कॉपर्स जो हैं या सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस होता कैसे है तो हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। दैट इज, मान लो मैंने एक इलेक्ट्रोड बनाई, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास कॉपर प्लेट्स हैं, यहाँ पे एक आ गई, यहाँ पे दूसरी आ गई। ठीक है, तो यार अब मेरे पास क्या है, एनोड है और एक कैथोड है। ठीक है, थोड़ी सी पोजीशन डाल देते हैं। तो अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है इसको लेफ्ट वाली को एनोड बोलते हैं, इसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। एनोड मुझे पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड मुझे पता है नेगेटिवली चार्ज आती है। ठीक है, दोनों अब की बार मैंने किसके लिए, अब की बार मैं इलेक्ट्रोड्स जो ले रहा हूँ प्लेटिनम की नहीं ले रहा, अब की बार मैं इलेक्ट्रोड्स ले रहा हूँ कॉपर की। तो ये भी मेरी कॉपर की बनी हुई है और ये भी मेरी इलेक्ट्रोड कॉपर की बनी हुई है। ठीक है, एनोड पे मुझे पता है ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, कुछ भी आप सोल्यूशन कुछ भी ले लो, मान लो मैंने अब की बार सोल्यूशन ले लिया कॉपर सल्फेट का, तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्रेजेंट होगा, सल्फेट 2 नेगेटिव प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यार मुझे पता है रिएक्शंस की पॉसिबिलिटी क्या क्या थी। पहले तो जो रिएक्शन कैथोड पे होगा वो मुझे पता है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, आपके पास क्या है, आपके पास है एक्वस कॉपर सल्फेट। तो मुझे पता है आयंस कौन से हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे सल्फेट आ जाएगा, वाटर में H पॉजिटिव आता है और OH नेगेटिव आता है। तो सीधी सी बात है, इन केसेस में मुझे पता है कैथोड पे कौन जाएगा, कॉपर और हाइड्रोजन में से कॉपर चला जाएगा, और सल्फेट और हाइड्रोक्साइड में से कौन जाएगा, हाइड्रोक्साइड नहीं। अब की बार इन दोनों में से कोई भी नहीं जाएगा, रादर मेरा कॉपर ही ऑक्सीडाइज कर जाएगा। दैट इज कॉपर आपको दे देगा कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये रिएक्शन अब की बार होगा मेरा एनोड पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज माई एनोड एंड दिस इज माई कैथोड। तो कैथोड पे तो मेरे रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं, कैथोड में नॉर्मल रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे रिएक्शंस चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स की बात हम लोग कर रहे हैं। तो यार एनोड पे देखो ज़रा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एनोड पे मेरा रिएक्शन क्या हो रहा है, एनोड पे मेरा कॉपर जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव में। दैट इज़ यहाँ पे जो मेरा कॉपर था, अगर यहाँ पे मैं कॉपर लेके चलता हूँ, ये कॉपर है मेरा, तो ये कॉपर क्या करना चाह रहा है, दिस कॉपर इज़ गेटिंग कन्वर्टेड टू कॉपर 2 पॉजिटिव। तो यहाँ से कॉपर निकला और कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है जी आपका एनोड पे। लेकिन कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे तो मुझे पता है सिंपल सा रिएक्शन है, दैट इज कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेगा, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में हो जाएगा। ये तो मुझे पता है कैथोड पे रिएक्शन होना है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये रिएक्शन कौन सा है, यहाँ से अब क्या हो रहा है, यहाँ से जो मेरा कॉपर था सोल्यूशन में,
यही कॉपर मेरा कन्वर्ट किस में हो रहा है, यहाँ पे कॉपर सॉलिड में जाके डिपॉजिट हो रहा है। तो कॉपर एनोड से निकल रहा है, पहले क्या कर रहा है, एनोड वाला कॉपर इलेक्ट्रोड से निकला और किस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोड से निकल के वो कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। फिर वही जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है, दैट इज जो सोल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव बना हुआ है, वही मेरा जाके कैथोड पे फिर से डिपॉजिट हो रहा है। दैट इज नेट रिएक्शन। अगर मैं लिखना चाहूँ तो मुझे पता क्या लगा कि मेरे पास एट एनोड, अगर मैं रिएक्शंस लिखता हूँ एट एनोड, तो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे देखते हैं कॉपर से मेरा कन्वर्ट हो रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव में। तो एनोड पे रिएक्शन लिख रहा हूँ, दैट इज कॉपर इज गेटिंग कन्वर्टेड टू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ कैथोड पे, एट कैथोड, तो कैथोड पे रिएक्शन जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉपर मेरा यहाँ से उठ के इसमें डिपॉजिट हो रहा है। दैट इज कैथोड पे मेरा रिएक्शन हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ गोइंग टू गिव मी कॉपर सॉलिड। तो यार एक बात देख पा रहे हो, अगर मैं बात करता हूँ नेट रिएक्शन की, तो नेट रिएक्शन मुझे समझ आ रहा है कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपर से कॉपर गया, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 2 पॉजिटिव गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, तो नेट रिएक्शन तो मेरा हुआ ही नहीं कुछ। तो सिंपल सी बात ये है, आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि जो मेरे पास यहाँ पे सोल्यूशन था, देखो अपना इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो मुझे पता है क्या है, इनके बीच में एक बैटरी लगी होगी। ठीक है, ये बैटरी ने कुछ एनर्जी आपको प्रोवाइड की। क्वेश्चन मेरा यही है, वो एनर्जी का यूज़ क्या हुआ जब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा नेट। तो उस एनर्जी का यूज़ ये हो रहा है कि आपका एनोड से कॉपर उठ के कहाँ जा रहा है, सीधा सीधा कैथोड पे जा रहा है। तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि एनोड से कॉपर उठ के कैथोड पे जा रहा है। इस यहाँ पे हमारा मास ट्रांसफ़र हुआ, दैट इज़ थोड़ा सा कॉपर हम लोगों ने उठाया एनोड से और मेरा कहाँ चला गया, कैथोड पे चला गया। तो वो जो मास ट्रांसफ़र किया उसके लिए जो एनर्जी यूज़ हो रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी आपको बैटरी से मिल रही है। तो बैटरी ने कुछ काम, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया तो उसने कुछ काम किया। वो काम किसके काम आ रहा है, अब की बार रिएक्शंस कोई हो नहीं रहे, नेट रिएक्शंस आप देखिए कुछ ओवरऑल रिएक्शन ही नहीं है हमारे पास, लेकिन एनोड मेरी पतली होती जा रही है, कैथोड मेरी थिकन अप होती जा रही है। तो यहाँ से मुझे पता लगेगा कि धीरे धीरे जो मेरी एनोड है, अगर मान लो इसकी विड्थ पहले इतनी ही थी तो अब ये मान लो इतनी ही रह जाएगी, और कैथोड अगर इतनी विड्थ है, मान लो इतनी ही पहले विड्थ है, अब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि एनोड पतली होती जाएगी, कैथोड मोटी होती जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे समझ आ गई। तो यहाँ पे देखते हैं, दैट इज द एनोड इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस एंड द कैथोड बिकम्स थिकर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। वही है कंज्यूम, मतलब इट इज़ गेटिंग थिनर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी किसके लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर द मास ट्रांसफर ऑफ कॉपर फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और ये चीज़ हमने देख ली, एनोड मेरा पतला होता जा रहा है, कैथोड मेरा मोटा होता जा रहा है। कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी किस काम की आ रही है, इट इज़ बिंग यूज फॉर मास ट्रांसफर। ठीक है, तो यार ये चीज़ें मैंने सीख ली कि होने क्या वाला, कैसे होगा ये सब। लेकिन आपको पता है इसका बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में हमारे लिए। ये बहुत काम का प्रोसेस है, क्योंकि जो आप अपने अराउंड मेटल्स देख रहे हो वो कहाँ से आ रहे हैं, कोई प्रोसेस से आ रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो रहा है। वो प्रोसेस जो हमारा है वो एक्चुअली यही यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉपर की प्योरीफिकेशन के लिए हम लोग ये प्रोसेस एग्जैक्टली यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। तो मान लो मेरे पास यहाँ पे कॉपर है, ठीक है, वही हम लोग इलेक्ट्रोड लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं कॉपर की। तो ये मेरे पास एक एनोड है, तो ये मैंने एनोड ले लिया और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कैथोड। तो अब हम लोग करते क्या हैं, अब देखो ज़रा, मेरे पास जनरली क्या होगा, या इनको ऑब्वियसली आप कनेक्ट कर दोगे बैटरी से। ठीक है, सो दिस इज़ एनोड एंड दिस इज़ कैथोड। और ये हम लोग इंडस्ट्रियल स्केल पे कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे। तो कैथोड जो हम लोग लेते हैं, इट इज़ ऑफ प्योर कॉपर। तो ये प्योर कॉपर की आपके पास कैथोड पड़ी हुई है, बनी हुई है, हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, एनोड पे हमारे पास होता है इम्प्योर कॉपर। तो ये जो आपकी बनती है एनोड, ये बनती है इम्प्योर कॉपर की। और इसमें सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो दिस इज़ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का आपके पास एक्वस सोल्यूशन पड़ा हुआ है, ये इंडस्ट्रियल स्केल पे हम लोग कर रहे हैं। तो यार जो इम्प्योर एनोड आप देख रहे हो उसका साइज़ बहुत बड़ा है, और
प्योर कैथोड आप देख रहे हो उसका साइज बहुत छोटा है। होगा क्या, वही जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, दैट इज एनोड में से पतली होना स्टार्ट होगी और कैथोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इम्प्योर कॉपर में और क्या क्या प्रेजेंट है। तो अगर मैं बात करता हूँ इम्प्योर कॉपर की, तो इसके अंदर मेरे पास जिंक प्रेजेंट है, मेरे पास कॉपर, तो ऑब्वियसली कॉपर की बात कर रहे हैं तो कॉपर तो मेजॉरिटी अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और मेरे पास सिल्वर और गोल्ड, ये जनरली मेरे पास कॉपर के साथ प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ ये जनरली मेटल्स। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कॉपर के ऊपर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स का ले लिया एग्जांपल, दैट इज जिंक ले लिया, और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स का ले लिया, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर का ले लिया। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक बात देख रहे हो, जब हम लोग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हैं तो हम लोगों ने देखा कि एनोड पे एनायंस नहीं जा रहे, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है मेटल्स का। तो सीधी सी बात ये बताओ मुझे कि मेरे पास कौन कौन से, जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। जिंक मुझे पता है सबसे ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, फिर यहाँ कहीं कॉपर आता है, फिर सिल्वर आता है, फिर यहाँ गोल्ड आता है। तो जिंक मेरा सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है, जिंक +2 में, +2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ ये मेरा सबसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सबसे ईजिली होना चाहेगा। उसके बाद कॉपर होना चाहेगा, दैट इज़ कॉपर 2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स में, फिर मेरे बाकी दो होना चाहेंगे सिल्वर और गोल्ड। तो सबसे ऊपर क्योंकि जिंक आ रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एनोड पे जो रिएक्शन करेगा सबसे पहले कौन करेगा, हेंस सबसे पहले जिंक करेगा, दैट इज जिंक किस में आ जाएगा, जिंक स्ट्रेट अवे हमारा जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन सबसे पहले होगा एनोड पे। तो जिंक मेरा क्या कर रहा है, क्योंकि जिंक मेरा सबसे ईजिली कन्वर्ट होना चाहता है +2 स्टेट में, तो जिंक सबसे पहले +2 स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधी सीधी बात। एक बार जिंक कन्वर्ट हो गया वो सोल्यूशन में आ गया, लेकिन अगर मेरा जिंक +2 में कन्वर्ट होना चाहता है तो क्या मेरा जिंक +2 जिंक में वापस कन्वर्ट होना चाहेगा, नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि अगर फ्रंट रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो बैकवर्ड रिएक्शन उतना ही नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ। तो मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा जो बैकवर्ड रिएक्शन होगा ये नहीं होगा, दैट इज जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा +2 स्टेट में, लेकिन +2 स्टेट से जिंक मेटल के रूप में वो कन्वर्ट नहीं होना चाहता, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो उसके बाद क्या होएगा, ये जिंक जो है मेरा ये यहाँ पे आके रह जाएगा, तो ये जिंक क्या बोलो, ये जिंक यहीं पे सोल्यूशन में रह गया। उसके बाद टर्न आती है कॉपर की, तो अब की बार क्या होगा, अब कॉपर उठेगा यहाँ से, दैट इज कॉपर यहाँ से निकला और कॉपर +2 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि एनोड पे अब की बार क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसकी, मेटल्स की। तो कॉपर मेरा +2 स्टेट में ऑक्सीडाइज हो गया, और उसके बाद जिंक तो मुझे पता है क्या है, थोड़ा सा जितना भी थोड़ा बहुत इंप्योरिटी है तो थोड़ा बहुत है सोल्यूशन में आ गया, कॉपर मेरा सोल्यूशन में आएगा, और क्योंकि कॉपर का रिवर्स प्रोसेस भी उतना ही स्पॉन्टेनियस है, मुझे पता है रिवर्स प्रोसेस इजीली होना चाहेगा, तो कॉपर क्या करेगा, कॉपर इजीली यहाँ से पहले तो सोल्यूशन में आएगा, दैट इज ये मेरा सोल्यूशन में पहले कन्वर्ट हुआ कॉपर 2 पॉजिटिव में, फिर यही कॉपर मेरा यहाँ से जाके इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो मुझे एक चीज़ समझ आ रही है, देखो यहाँ पे मुझे अब की बार पता है ये प्रोसेस भी मेरा हो जाएगा, कॉपर +2 में भी जा रहा है, +2 से कॉपर में भी जा रहा है, क्योंकि अभी अब हम वही चीज़ सीख के आ रहे हैं। तो कॉपर मेरा +2 में गया, फिर +2 से कॉपर में वो डिपॉजिट हो गया, तो एनोड से निकला कैथोड पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो गया। तो एनोड धीरे धीरे क्या हो रही है, पतली होना शुरू हो रही है, कैथोड धीरे धीरे क्या हो रही है, मोटी होना फिर से स्टार्ट हो रही है। तो प्योर कॉपर की आप कैथोड लेते हो, उसके ऊपर और कॉपर डिपॉजिट होता जाता है, कौन सा कॉपर, जो एकदम प्योर निकल के आता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी भी हमने इन दोनों का तो कुछ किया ही नहीं, दैट इज सिल्वर और गोल्ड। अब यार क्योंकि कॉपर की मेजॉरिटी है तो एनोड जो एनोड पे सिल्वर और गोल्ड प्रेजेंट हैं उनका क्या होगा, वो कभी सोल्यूशन में आ ही नहीं पाएंगे। तो हेंस ये क्या करते हैं, ये ना नीचे जाके गिर जाते हैं, यहाँ पे इनका एक कलेक्टिव मास इकट्ठा हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनोड मड। तो मेरे जो सिल्वर और गोल्ड है वो कभी उनको मौका ही नहीं मिला ऑक्सीडाइज होने का, क्योंकि सबसे पहले ऑक्सीडाइज हो गया जिंक, वो आ गया सोल्यूशन में, अब वो बैठा हुआ क्योंकि वो अब वापस कैथोड पे जा नहीं सकता। फिर आ रहा है कॉपर की बारी, कॉपर जो था वो सोल्यूशन में भी आ रहा है, सोल्यूशन से कैथोड में भी जा रहा है, लेकिन सिल्वर गोल्ड को ऑप्शन ही नहीं दिया, सिल्वर गोल्ड तो बैठे हैं वहीं पे, और क्या होगा धीरे धीरे करके वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। एनोड मेरी डीकम्पोज करती जाती है और डीकम्पोज करके ये नीचे गिरते रहते हैं, और नीचे गिर के वो क्या बना देते हैं, दे मेक एनोड मड। तो ये चीज़ मुझे समझ आ गई कि इन्होंने एनोड मड नीचे यहाँ पे बना दिया। तो अब क्या समझ आया, अब हमने ये चीज़ सीखी कि जो कॉपर से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं वो कहाँ पे आएंगे, वो सोल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, दैट इज जैसे जिंक आप देख पा रहे हो। जो कॉपर से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, दैट इज गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, सो एंड सो ऑन,
ये कहाँ प्रेजेंट है, ये नीचे एनोड मड में प्रेजेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है आईआईटी में, उन्होंने पूछा भी था कि जो एनोड मड के मेटल्स हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, इसको हम बहुत डिटेल में मेटलर्जी में पढ़ेंगे, बट एट दिस मोमेंट एक आइडिया ले लिया कि कैसे हम लोग कॉपर को प्योरीफाई करते हैं। तो ये क्या था, दिस इज एक्चुअली प्योरीफिकेशन ऑफ कॉपर। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। द अबव मेथड इज यूज फॉर द इलेक्ट्रोलाइट प्योरीफिकेशन, जो भी हमने देखा। तो यहाँ पे लिखा द इम्प्योर मेटल फॉर्म्स द एनोड एंड इट इज लार्जर इन साइज। हाँ जी। द प्योर मेटल फॉर्म्स द कैथोड एंड इट इज स्मॉलर इन साइज, ऑब्वियसली वो हमने देखा था। वी टेक अ सॉल्ट कंटेनिंग केटाइन ऑफ दैट मेटल इन एक्वस सोल्यूशन। तो जो कॉपर हम लोगों ने सॉल्ट लिया, अगर हम कॉपर को प्योरीफाई कर रहे हैं तो कॉपर का ही कोई सॉल्ट लेना पड़ेगा, तो हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया था। द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जो जिंक लिया हमने, गोज इनटू द सोल्यूशन बट डज नॉट गेट डिपॉजिटेड एट द कैथोड, वो हमने देख लिया। एंड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स फॉर्म द एनोड मड। तो जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एनोड मड में है, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो कहाँ जा रहे हैं, सोल्यूशन में जा रहे हैं। ठीक है, तो यार ये तो हमने समझ लिया कि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स में क्या होने वाला है। अब एक बार इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ जो आईआईटीज़ में भी आ रखे, कुछ पास क्वेश्चंस भी देखेंगे और कुछ जनरल क्वेश्चंस भी देखेंगे, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। दैट इज़ ये कॉम्प्रीहेंशन है लंबा चौड़ा, तो मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं है इसको। जनरली कॉम्प्रीहेंशन जो आते हैं कुछ थ्योरी बताते हैं आपको, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोनेशन एंड डी इलेक्ट्रोनेशन एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, कुछ थ्योरी दे रखे हैं जो हम लोगों को ऑलरेडी आती है। QIT, ये वही EIT बाई 965 ई क्या है, ये सभी हम देखेंगे जब हम फैराडे लॉ पढ़ लेंगे। तो कुछ थ्योरी दे रखी है जिसका कोई लेना देना नहीं क्वेश्चन से। ठीक है, और ज़्यादातर केसेस में यही होता है, थ्योरी का इनका कोई लेना देना नहीं होता, ये बस पेपर बनने के लिए दे देते हैं। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसीटेट द मोल रेशियो ऑफ गैसेस प्रेजेंट एट कैथोड एंड एनोड इज। ये आप लोग ऑलरेडी एक बार पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपको याद हो, हाइड्रोकार्बन्स में हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसका नाम था कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग ये रिएक्शंस पढ़ के आ चुके हैं। नहीं या तो एक बार हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लो फिर से। वहाँ पे हमने यही देखा था कि अगर मेरे पास सोल्यूशन किसका है, मेरे पास है सोडियम एसिटेट, दैट इज़ एक तो एसिटेट आयन होगा, एक सोडियम पॉजिटिव आयन होगा, एक मेरे पास यहाँ पे OH नेगेटिव आयन होगा और एक मेरे पास H पॉजिटिव आयन होगा। मुझे पता है अब की बार कौन जाएगा, दैट इज़ सोडियम और हाइड्रोजन में मुझे पता है हाइड्रोजन जाएगा, और एसिटेट और OH में ध्यान रखो, याद करो एक थोड़ा सा एक्सेप्शन सा था, इसका आपको मैंने बताया था, यहाँ पे अब की बार ये जाएगा। तो ये चीज़ मुझे समझ आ गई कि एसिटेट जाने वाला है और एक साइड से H पॉजिटिव जाने वाला है। इनका रिएक्शन लिखते हैं। पहले अगर मैं बात करता हूँ एनोड की, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान नहीं होगा, दैट इज़ एसिटेट आयन का रिएक्शन क्या होगा। तो यार एसिटेट आयन क्या करते हैं, ये बेसिकली कन्वर्ट होते हैं, और दो एसिटेट आयन लेते हो आप, जो भी आपके पास यहाँ पे गैस होती है, जो भी आपके पास ये होता है, इसका एक रेडिकल बनता है। मैं पूरा बताऊंगा नहीं, एक बार हाइड्रोकार्बन्स को रिवाइज कर लो। यहाँ पे बनेगा आपके पास इथेन प्लस 2 मोल्स CO2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको ये दे देगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कैथोड की, तो कैथोड पे मुझे पता क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स वो मुझे दे रहे हैं हाइड्रोजन। तो ये मेरा नेट रिएक्शन हो रहा है, ये हो गया भाई कैथोड पे और ये हो गया मेरा एनोड पे। अब ध्यान में रखने वाली बात ये थी कि मैंने इलेक्ट्रॉन्स को अब की बार बैलेंस किया। ऑब्वियसली जब आपको रेशियो कंपेयर करना है गैसेस का, तो आप इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रखेंगे। तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रखा। अब मैं ये देख रहा हूँ कि एनोड पे कितनी गैसेस बन रही हैं और कैथोड पे कितनी गैसेस बन रही हैं। तो यार अगर एनोड की बात करता हूँ तो यहाँ पे इथेन बन रहा है और मुझे पता है C1 से लेके C4 गैसेस। अगर एल्केन्स की बात करता हूँ, दे आर गैसेस। तो ये मेरी एक गैस बनी 1 मोल, ठीक है, और मेरे पास 2 मोल्स CO2 गैस बन रही है। तो ओवरऑल मेरे पास 3 मोल्स गैस बन रही हैं, कहाँ पे, एनोड पे। और मेरे पास हाइड्रोजन कितना बन रहा है, 1 मोल। तो मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन बन रही है, 1 मोल गैस बन रही है कहाँ पे, कैथोड पे। तो यही मेरे से पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था, द मोल रेशियो ऑफ गैसेस फॉर्म्ड एट कैथोड टू एनोड पूछा आपसे। तो कैथोड से एनोड में रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। तो ये रेशियो हो जाएगा कैथोड टू एनोड का। तो ये आंसर होगा 1:3। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस आता था तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो, मुझे पता बहुत लोगों के लिए ये होगा कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है,
एक और क्वेश्चन है कॉल्बिज इलेक्ट्रोलिसिस का, अब तो ये हो जाना चाहिए आपसे। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम फॉर्मेट द गैसेज लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड आर रिस्पेक्टिवली। तो वही वाली बात है, एकदम सेम प्रोसेस रखेंगे। दैट इज़ पहले एनोड की बात कर लेते हैं। तो एनोड पे मुझे पता है क्या होने वाला है, फॉर्मेट आयन आएगा। फॉर्मेट आयन कन्वर्ट होगा किस में, अब की बार दो फॉर्मेट कन्वर्ट होंगे हाइड्रोजन में +2 मोल्स CO2 +2 इलेक्ट्रॉन्स में। और मेरे पास है क्या क्या, पहले तो वही देख लेते हैं। फॉर्मेट है Na पॉजिटिव है, यहाँ पे H पॉजिटिव है और यहाँ पे OH नेगेटिव है। तो मुझे पता है इनमें से ये जाएगा, इनमें से ये जाएगा। तो कैथोड पे रिएक्शन क्या हो जाएगा, कैथोड पे मेरा रिएक्शन हो जाएगा H पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स, ये दे देगा मुझे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये रिएक्शन गैस मुझे कहाँ पे मिल रही है, दिस इज आई एम गेटिंग एट कैथोड। और ये दो गैसेस मुझे कहाँ मिल रही हैं, ये मिल रही हैं एनोड पे। आपसे पूछ क्या रहा था, गैसेस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। तो एनोड पे आपके पास हाइड्रोजन और CO2 और कैथोड पे आपके पास हाइड्रोजन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दैट इज़ ए, क्योंकि हाइड्रोजन और CO2 मुझे एनोड पे मिल रही है और कैथोड पे मुझे मिल रही है अगेन हाइड्रोजन। ठीक है, चलो जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट द pH ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट अगर एक्वस है तो मेरे पास क्या क्या आयंस हो जाएंगे, दैट इज़ मेरे पास है कॉपर 2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। और मुझे पता है इनमें से कौन जाएगा, इनमें से ये नहीं जाएगा। तो अब की बार जाएगा कॉपर और सल्फेट और हाइड्रोक्साइड में से हाइड्रोक्साइड। तो सोल्यूशन में मेरे पास रह जाएगा दैट इज़ H2SO4, ये मेरे पास सोल्यूशन में रह रहा है। तो अगर मेरे पास H2SO4 सोल्यूशन में रह रहा है तो H2SO4 क्या है, एसिडिक है, तो वो क्या करेगा, वो pH को डिक्रीज करेगा और <7 हो जाएगी। तो मेरा जो सोल्यूशन का ही पूछ रहा था कि सोल्यूशन की pH क्या हो रही है, सोल्यूशन की pH इज बिकमिंग <7। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज ओके। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सोच के, थोड़ा समझ के, एक बार नहीं 2 बार रीड करना और फिर इस क्वेश्चन को आंसर करना। दैट इज 5 लीटर सोल्यूशन आपके पास है 0.4 मोलर कॉपर सल्फेट का। इट इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। अ करंट ऑफ इतना एम्फेयर इज पास फॉर 4 मिनट्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट लेफ्ट इन द सोल्यूशन पूछ रहा है आपसे। तो यार क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर को आपको 1 सेकंड में नहीं लगेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो आपका इलेक्ट्रोलिसिस जो हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो इस क्वेश्चन में पकड़ने वाली, वो थी कॉपर सल्फेट का इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो जब मैं कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज़ कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, मुझे पता है मेरे कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेरा यहाँ पे अगर एनोड है यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पास कैथोड है, तो मुझे पता है यहाँ से जो कॉपर निकलेगा वही सोल्यूशन में आएगा और यही कॉपर यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। सल्फेट तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था सल्फेट आयन पे, इवन कॉपर पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, प्योरीफिकेशन भी देखा और उसका प्रोसेस भी देखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जितनी पहले है उतनी ही बाद में रहेगी। दैट इज़ 0.4 मोलर पहले था, तो 0.4 मोलर ही अब की बार रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर स्ट्रेट वे हो जाएगा डी। ठीक है, इस पर कैलकुलेशन मत करने चले जाना। आप लोगों की टेंडेंसी होती है, जनरली देखा है क्वेश्चन जब भी मैं क्लास में देता हूँ, पहले वो चार्ज निकालते हो, फिर करंट निकालते हो, फिर पूरे का वो प्रोसेस निकालते हो, फिर कैलकुलेट करते हो, फिर शायद आंसर इसमें ए आ जाता है उस हिसाब से, अगर हम नॉर्मल चलते हैं। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है वो किसकी बनी हुई है, वो कॉपर की बनी हुई है, ना कि प्लेटिनम की। ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग। चलो जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 5 लीटर सोल्यूशन ऑफ 0.4 मोलर मैग्नीशियम नाइट्रेट, इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड विद दिस अमाउंट ऑफ करंट फॉर 10 आवर्स। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट लेफ्ट इज। करो भाई इसको ट्राई। अब की बार हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो यार सीधी सी बात है, मैग्नीशियम है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास नाइट्रेट है, एक्वा सोल्यूशन है, तो H पॉजिटिव भी प्रेजेंट होगा, OH नेगेटिव भी प्रेजेंट होगा।
तो पूछ रहा है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है इतने टाइम और सब कुछ दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो सीधी सी बात है, मैग्नीशियम है आपके पास और हाइड्रोजन है, कौन जाएगा? ऑब्वियसली जो नीचे होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दैट इज हाइड्रोजन जाएगा। और नाइट्रेट आपके पास और हाइड्रोक्साइड है, कौन जाएगा? हाइड्रोक्साइड नीचे, मुझे पता है पॉलीएटॉमिक जो होते हैं उनका डिस्चार्ज पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में हाइड्रोक्साइड चला जाएगा। तो यार ध्यान में रखने वाली बात यह है कि मैग्नीशियम नाइट्रेट पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, मैग्नीशियम वैसे का वैसा, नाइट्रेट वैसे का वैसा। दैट इज़ जो मेरे पास सोल्यूशन में मैग्नीशियम नाइट्रेट प्रेजेंट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मेरे पास जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है अब भी वही फाइनल कॉन्सेंट्रेशन रहेगी। तो मेरे पास अगर 0.4 मोलर मैग्नीशियम नाइट्रेट पहले था तो मेरे पास अब भी 0.4 मोलर मैग्नीशियम नाइट्रेट रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना मैग्नीशियम डिपॉजिट हो रहा है ना नाइट्रेट डिपॉजिट हो रहा है। तो आंसर अगेन इसका हो जाएगा डी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्टेन रिक्वायर्ड टू बी यूज फॉर इट्स कंबशन बाय ऑक्सीजन liberated during the electrolysis of sodium nitrate solution by passing इतना अमाउंट एम्पियर ऑफ करंट फॉर 1 आवर इज। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं पहले तो देख लो हो क्या रहा है। मेरा इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है Na पॉजिटिव और नाइट्रेट आयन है, यहाँ पे H पॉजिटिव और OH आयन्स हैं। ठीक है, तो आपको पता है इनमें से कौन जाएगा, यहाँ से तो हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोक्साइड जाएगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस अगेन किसकी हो रही है? प्योर वाटर की हो रही है। आपसे बोलता है कि जब हम लोग इसको इलेक्ट्रोलिसिस को करते हैं तो ऑब्वियसली हाइड्रोक्साइड की जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो मुझे पता है क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। उस ऑक्सीजन को यूज़ करना है आपको किसके लिए? ऑक्टेन की कंबशन के लिए। वो पूछ रहा है कितना अमाउंट चाहिए। कुछ नहीं है, सबसे पहले तो देखो रिएक्शन लिखो, दैट इज़ 9.65 एम्पियर है फॉर 1 आवर। तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते थे हम लोग करते थे सबसे पहले तो चार्ज निकालते थे। दैट इज़ मेरा चार्ज कितना आ रहा है? Q आता है I टाइम्स T, तो I दे रखा है 9.65 एम्पियर इंटू टाइम दे रखा है 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये तो मेरा क्या आ जाएगा, ये स्ट्रेट वे मेरा आ रहा है चार्ज, तो इतना मेरे पास चार्ज आ जाएगा। दैट इज़ 9.65 डिवाइडेड इंटू 3600, इतने मेरे पास कूलम्स चार्ज आ गया। लेकिन मुझे चार्ज किस में चाहिए होता है? मुझे चार्ज चाहिए होता है फैराडे में। तो ये वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितनी आ जाएगी? 9.65 टाइम्स 3600 डिवाइडेड बाय 96500। तो ये वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये वैल्यू कुछ आ रही है कितनी? 0.36। तो 0.36 मोल्स मेरे पास किसके हैं? इलेक्ट्रॉन्स के हैं। अलग से लिख देता हूँ, दैट इज़ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 0.36 आ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये मुझे कैलकुलेट करनी होती है हर क्वेश्चन में, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन को प्रोसीड करता हूँ कि 0.36 मोल्स मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स के आ रहे हैं। अब यार देखते हैं हमें क्या बोलता है कि आप बताओ कि जो आपके पास कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन मुझे पता कहाँ से आती है? हाइड्रोक्साइड से आती है। तो उसका रिएक्शन लिख देते हैं। तो उसका रिएक्शन लिखते हैं, दैट इज़ 4 हाइड्रोक्साइड, वो आपको देगी 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 मोल्स वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ से मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि जितने मोल्स मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स के हैं उसके 1/4 मोल्स मेरे पास ऑक्सीजन के बन रहे हैं। दैट इज़ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस बोलो इक्वल टू 1/4 टाइम्स मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। ये तो एकदम रिएक्शन से दिख ही रहा है मुझे कि जितने मोल्स मेरे पास ऑक्सीजन के हैं उससे 4 गुना ज़्यादा मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कितने मोल्स निकाले अभी हमने, ये चेक करो, दैट इज़ 0.36 मोल्स। तो यहाँ से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 1/4 टाइम्स 0.36, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.09 मोल्स। तो मेरे पास जो ऑक्सीजन बन रही है वो कितनी बन रही है? 0.09 मोल्स बन रही है। तो मेरे पास जो ऑक्सीजन है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वो कितनी आ गई? इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.09 मोल्स। तो ये चीज़ मैंने निकाल ली कि मेरे को ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस करना है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछ रहा था, क्वेश्चन एक स्टेप और आ गया है। क्वेश्चन ये बोलता है कि द वॉल्यूम ऑफ ऑक्टेन रिक्वायर्ड टू बी यूज फॉर इट्स कंबशन बाय ऑक्सीजन। ठीक है, जो लिबरेट इससे हो रहा है। तो अब सिंपल सी बात है, अब आपको क्या लिखना पड़ेगा? अब आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। ऑक्टेन का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C8H18
प्लस ऑक्सीजन, ये आपको दे देगा CO2 प्लस वाटर। तो 8 है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 18 है तो ये 9 आ जाएगा, 16 प्लस 9 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 25/2। ठीक है, तो ये आप बैलेंस कर सकते हो इसमें, तो होपफुली सबको आता होगा, ये हाइड्रोकार्बन से हम लोग पढ़ के आते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या पता है, मुझे यहाँ से एक चीज़ समझ आ रही है कि अगर मैं 1 मोल ऑक्टेन लेके चल रहा हूँ तो उसके साथ मेरे पास 25/2 मोल्स ऑक्सीजन यूज़ हो रही है मेरी। दैट इज़ 1 मोल मेरी जो ऑक्टेन है वो 25/2 12.5 मोल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। लेकिन मेरे पास ऑक्सीजन था कितना, मेरे पास ऑक्सीजन था 0.09। तो मुझे ये पता लग गया 0.09 मोल्स अगर मैं ऑक्सीजन लेके चलता हूँ तो मेरे पास मान लो x मोल्स ऑक्टेन बन रही है। तो यहाँ से मेरे पास मोल्स ऑफ ऑक्टेन आ गया। मोल्स ऑफ ऑक्टेन अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ वो कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 0.09 डिवाइडेड बाई 25/2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.18 डिवाइडेड बाई 25 आ जाएगी। दैट इज़ 7.2 टाइम्स 10⁻³ मोल्स। इतने मोल्स मेरे पास ऑक्टेन के हैं। तो जो मोल्स ऑफ ऑक्टेन मेरे पास आ गई वो इतनी आ गई। तो ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी थी, देखते हैं एक बार। दैट इज़ मोल्स ऑफ ऑक्टेन जो मेरे पास आ रहे, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 7.2 टाइम्स 10⁻³ मोल्स। तो लेकिन क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में बोलता है वॉल्यूम। तो ठीक है, मोल्स आ गए तो वॉल्यूम आने में कौन सी बड़ी बात है। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग, तो वॉल्यूम आ जाती है वॉल्यूम ऑफ ऑक्टेन स्ट्रेट वे मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज़ 7.2 टाइम्स 10⁻³ इंटू मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर्स होती है, हम लोग ml में निकाल लेते हैं, इतने ml। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ दिस इंटू 22400। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये आ गई 161.28 मिलीलीटर्स, और यही आपका आंसर है। तो आंसर देख लो, 161.28 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। ये यहाँ पे आप ऑप्शन को करेक्ट करना पड़ेगा हमें, दिस इज़ टाइम्स 10⁻²। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम लोग करेक्ट कर लेंगे, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा 1.612 इंटू 10⁻² मिलीलीटर्स। ठीक है, चलो जी, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यार ये क्वेश्चन आ रखा है आईआईटी में, तब जब सब्जेक्टिव होता था आईआईटी, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे चाहते क्या हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में अभी हम लोग पढ़ लेंगे, बट एक थ्योरी समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। दैट इज़ यहाँ पे मेरे पास एक सोल्यूशन है अगेन, और ये मेरी अब की बार कैथोड है। ठीक है, तो ये कैथोड है अब की बार, और अगर ये मेरी कैथोड है तो मुझे पता है ये कैथोड भी कॉपर की बनी हुई है, और हम लोग पता है कि कॉपर की प्योर कॉपर लेके चलते हैं प्योरीफिकेशन में। लेकिन अब सोल्यूशन जो मैं लेके चल रहा हूँ, सोल्यूशन किसका है, सोल्यूशन अगेन मेरे पास कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। ठीक है, और मुझे पता है कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे कॉपर आके डिपॉजिट हो जाता है। तो इस प्लेट के अराउंड एक कॉपर अपनी लेयर बनाएगा। हैंस यहाँ पे क्या होएगा, एक तो यहाँ पे भी कॉपर अपनी लेयर बना लेगा, दैट इज एक तो ऐसे इस तरफ लेयर बन जाएगी इसकी, और एक ऐसी एग्जैक्ट लेयर उसके पीछे वाली साइड भी बन जाएगी। तो मान लो यहाँ भी उसने लेयर बना ली। ठीक है, ऐसी एक लेयर पीछे भी बना लेगा वो। तो दोनों साइड पे आप देख रहे हो कि इसकी लेयर बन रही है, यहाँ भी लेयर बन रही है और पीछे इधर भी लेयर बन रही है। मान लो इस लेयर की थिकनेस है D1 और इस वाली साइड की थिकनेस है D2। आपसे बेसिकली वो थिकनेस पूछ लेता है कि, और बोल भी देता है कि टोटल थिकनेस कितनी है। तो टोटल थिकनेस में यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, स्ट्रेट वे में बोल सकता हूँ टोटल थिकनेस कितनी आ जाएगी। अगर मैं टोटल थिकनेस को रिप्रेजेंट करता हूँ मान लो D से, तो ये वैल्यू आ गई D1 प्लस D2। और हम लोग कई बार मानते हैं, क्वेश्चन में गिवन होती है टर्मिनोलॉजी, दैट इज यूनिफॉर्म डेपोजिशन। तो यूनिफॉर्म डेपोजिशन में मेरा D1 इक्वल टू D2 हो जाता है। तो यहाँ से मेरा टोटल थिकनेस D कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी D1 प्लस D1, दैट इज़ 2D1। तो टोटल थिकनेस मेरी D आ जाएगी 2D1। तो ये मेरी टोटल थिकनेस आ जाएगी। ठीक है, तो मुझे पता है कि टोटल जो मेटल डिपॉजिट हो रहा है, जो कॉपर कहाँ से उठ रहा है, कॉपर सोल्यूशन से जो आके यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है,
वो टोटल उसकी दी थिकनेस में डिपॉजिट होगा, जो लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड दोनों साइड पे उसके डिपोजिशन आएगा। क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि डिपोजिशन कितनी होती है। अब समझना क्या है ऐसे क्वेश्चंस में कि सिंपल सा कॉपर जो थिकनेस डिपॉजिट होगी वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही हमारा क्वेश्चन है। तो एक बार को बैकग्राउंड समझ आ गया कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो मान लो यहीं पे है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि आपके पास 24.125 एम्पियर ऑफ करंट was passed for 2 minutes through copper sulfate. Calculate the thickness of copper deposited on one plate assuming uniform deposition. अगर इसने बोल दिया मुझे assume uniform deposition, तो वही वाली बात है कि मैं D को क्या बोल दूंगा, इक्वल टू 2d1। तो बेसिकली मुझे बोलता है कि थिकनेस ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन वन प्लेट, दैट इज मुझसे वो D1 की वैल्यू पूछ रहा है कि D1 वैल्यू कितनी होगी। तो बेसिकली अगर टोटल थिकनेस D है तो आपसे पूछ रहा है वो एक साइड पे थिकनेस कितनी है। टोटल अगर D है तो एक साइड पे कितनी हो जाएगी, D/2 हो जाएगी। तो बेसिकली इन द एंड मुझे D/2 कैलकुलेट करना है, जो किसके बराबर आ जाएगा, D1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब वही वाली बात, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने स्टेप्स अभी भी फॉलो करेंगे। दैट इज स्टेप 1 हमारा होता है, हम लोग निकालेंगे चार्ज। जो चार्ज आ जाएगा I × T विच इज़ इक्वल टू 24.125 टाइम्स टोटल टाइम कितना था 2 मिनट्स, तो ये आ जाएगा 120 सेकेंड्स, ये आ जाएगा एम्फेयर में। तो इतना मेरे पास चार्ज आ रहा है। और मुझे लेकिन चार्ज किस में निकालना है, मुझे चार्ज निकालना होता है फैराडे में। तो फैराडे में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24.125 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 96500। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 24.125 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 96500। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये आती है 0.03 मोल्स के बराबर, या फैराडे के बराबर। दैट इज़ मेरे पास जो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, दे आर कमिंग टू बी 0.03 मोल्स। ठीक है, तो मेरे पास 0.03 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स के आ रहे हैं। तो ये तो मेरा होता है पार्ट 1 क्वेश्चन का कि मेरे पास मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए। लेकिन मुझे किससे लेना देना, मुझे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई फ़र्क नहीं, मुझे कॉपर से फ़र्क है। तो कॉपर से हम लोग बात करेंगे, दैट इज रिएक्शन लिख दो। तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ गोइंग टू गिव मी कॉपर। तो एक बात तो दिख रही होगी स्ट्रेट वे कि 2 मोल्स के पीछे 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे 1 मोल कॉपर मिलता है। तो उसको लिख देते हैं, दैट इज़ 2 मोल्स अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 मोल मेरा कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। तो मेरे पास टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, वो थे मेरे पास 0.03 मोल्स। तो यहाँ से लिख दो कि 0.03 मोल्स अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कितने मोल्स मेरे पास कॉपर आ जाएगा, दैट इज x मोल कॉपर डिपॉजिटेड। तो ये x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। x की वैल्यू आ रही है 0.03 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ कमिंग आउट टू 0.015 मोल्स कॉपर। तो यहीं से निकाल लो कि कितना मास हुआ उसका। तो अगर मैं मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड निकालता हूँ तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अगेन क्या होता है, मोल्स आपको पता है मास निकालना है, तो वो स्ट्रेट वे मोल्स टाइम्स मास हो जाएंगे। मास इसका 63.5 होता है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 0.015 इंटू 63.5। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये आकी 0.9525 ग्राम्स। ठीक है, तो दिस इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, इतना मेरा कॉपर डिपॉजिट हुआ होगा। अब आपसे पूछ रहा है थिकनेस। तो थिकनेस के लिए समझने वाली बात यह है कि यही जो कॉपर डिपॉजिट हुआ, आपका इतना मास हुआ, यही मास को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो मेरे पास मास होता है, मास इज एनी टाइम्स दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये मेरा मास होगा। क्योंकि मुझे पता है, अगर मैं डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम फिर से बना देते हैं। ये देखो, अगर ये मेरे पास डायग्राम है तो मुझे ये पता है कि जितना मास मेरा डिपॉजिट होगा, जो भी मास डिपॉजिट होगा कॉपर का, वो कहाँ पे आ रहा है, वो पूरे का पूरा मास मेरा एक प्लेट के रूप में आ रहा है, एक फ्रंट साइड प्लेट, एक बैक साइड प्लेट। तो जो मास मेरा होएगा, मास मेरा डेंसिटी टाइम वॉल्यूम होगा, वो तो मैं हर बार लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, मास मेरा क्या हो जाएगा, हो जाएगा डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम जो मेरा आ रहा है। ये देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम को अगेन मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया टाइम्स विड्थ
एरिया क्या है, एरिया जो यहाँ पे मेरे पास है, दिस एरिया इज एरिया ऑफ प्लेट जो आपको गिवन होगा, और ये विड्थ क्या है, बेसिकली ये टोटल थिकनेस है, ठीक है। तो विड्थ इनटू एरिया मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगी, तो उसको लिख देते हैं, दैट इज एरिया ऑफ प्लेट टाइम्स टोटल थिकनेस। तो ये मेरे मास के बराबर आ रहा है। तो मास मैंने अभी कैलकुलेट किया था, कितना आ रहा था, 0.9525। तो 0.9525 ग्राम्स इक्वल टू डेंसिटी। डेंसिटी मुझे क्वेश्चन में गिवन थी कितनी, डेंसिटी ऑफ कॉपर गिवन है 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी है 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू एरिया ऑफ प्लेट भी मुझे क्वेश्चन में गिवन था, कितना, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया गिवन है मुझे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू टोटल थिकनेस। टोटल थिकनेस को मैं डी बोल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं डी कैलकुलेट करता हूँ तो यूनिट्स मेरे पता है पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ग्राम से ग्राम्स हो जाएगा, तो आंसर सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी 0.0127 सेंटीमीटर्स। तो इतनी वैल्यू मेरी डी की आ रही है, दैट इज़ टोटल थिकनेस जो मेरे पास आ रही है वो इतनी आ रही है। लेकिन मुझे ये थिकनेस कैलकुलेट नहीं करना, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे एक्चुअली d/2 कैलकुलेट करना है। क्यों, क्योंकि जो टोटल थिकनेस है, ध्यान से देखो, टोटल थिकनेस मेरी ये है, दैट इज़ d1 + d2, और वो वैल्यू मुझे पता है d के बराबर है। तो मुझे टोटल नहीं बताना, मुझे एक साइड पे थिकनेस बतानी है, और मुझे पता गिवन है यहाँ पे, दैट इज d1 + d2 इक्वल टू d। तो d1 + d2 ये मेरे टोटल d के बराबर है, और d1 d2 बराबर है आपस में, तो d1 2d1 कितना हो जाएगा, d के बराबर हो जाएगा। तो d1 यहाँ से कितना आ जाएगा, d/2 आ जाएगा। तो मुझे d/2 कैलकुलेट करना है, और वो भी हमने देख लिया, d आ गया, तो d/2 कितना हो जाएगा, स्ट्रेट अवे इसको 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज ये आंसर आ जाएगा 6.35 टाइम्स 10⁻³ इतने सेंटीमीटर्स मेरा थिकनेस आ जाएगी ऑन वन साइड। तो इस टाइप का टफ क्वेश्चन कल को आ जाए तो अब हम लोग नहीं डरेंगे कि थिकनेस मेरी कितनी आ रही है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 6.35 टाइम्स 10⁻³ सेंटीमीटर्स। कहाँ पे, एक साइड पे। दोनों साइड पूछता डबल कर देते, अगर अलग अलग पूछ लेता अलग अलग निकाल लेते। तो इस टाइप का क्वेश्चन एक बार सब्जेक्टिव में IIT में आ चुका है, कल को भी आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन तो जैसे मर्जी बना देगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर IITs में एक बार आ चुका है, अगेन इसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा पार्ट है जो हमें समझना पड़ेगा, लेकिन बाकी अपने को आता है। तो क्वेश्चन एक बार देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, दैट इज 386 एम्फियर ऑफ करंट इज पास थ्रू 250 ml solution of AgNO3 for 1 minute. The absorbance of solution decreases to 25% of original value. Calculate molarity of AgNO3 before electrolysis. इंपॉर्टेंट है यहाँ पूरे क्वेश्चन में समझने का, दैट इज सारा क्वेश्चन मुझे समझ आता है सिवाय इस टर्म के, एब्जॉर्बेंस ऑफ सोल्यूशन के। तो यार एब्जॉर्बेंस क्या है, बेसिकली ये ना कॉन्सेंट्रेशन का मेजर होता है। दैट इज अगर मैं एब्जॉर्बेंस की बात करता हूँ तो बेसिकली ये मेजर है कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, एग्जैक्टली फोटोन से रिलेशन होता है इसका, लेकिन हम लोग मोटा मोटा बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन जैसे वेरी करती है वैसे वैसे मेरी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू भी वेरी अप करती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि इनिशियल जो मेरी कंसेंट्रेशन जितनी भी थी, मान लो एक्स कंसेंट्रेशन, कुछ भी इनिशियल मैं लिख देता हूँ, दैट इज एन इनिशियल, ये क्या है, दिस इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ AgNO3, ठीक है। ये बोल दिया मैंने Ni। अब बोलता है एब्जॉर्बेंस डिक्रीजेस टू 25% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, यानी जो मेरी फाइनल एब्जॉर्बेंस है, फाइनल कंसेंट्रेशन है, वो कितनी है, पहले का सिर्फ 25%। तो इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज 25/100 टाइम्स Ni, और ये क्या है, दिस इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgNO3। तो मुझे क्या समझ आया कि जो मेरी इनिशियल कंसेंट्रेशन है उससे हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया AgNO3 का, और जो फाइनली बच गया वो कितना बच रहा है, वो सिर्फ 25% बच रहा है। यानी मैं आपको यहाँ से एक चीज़ पूछ सकता हूँ कि जो मेरा AgNO3 यूज़ होगा, N यूज, वो कितना हो जाएगा, वो Ni - NF हो जाएगा, दैट इज 75/100 टाइम्स Ni। ये मेरे Ni कौन से हो जाएंगे, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3
डिकम्पोज। तो ये वैल्यू किसकी है, और यही वैल्यू अपने काम की है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ, देखो Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, तो मुझे पता है यहाँ से Ag जाएगा, यहाँ से हाइड्रोक्साइड जाएगा, दैट इज Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये मुझे क्या दे देगा, Ag सॉलिड दे देगा। तो जितने मोल्स यहाँ से डायरेक्ट दिख भी रहा है कि जितने मोल्स मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स के हैं उतने ही मोल्स मेरे Ag के भी डिकम्पोज हो रहे हैं। तो दोनों चीज़ें मुझे समझ आई कि मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने मेरे पास हैं उतने ही मोल्स मेरा Ag भी डिकम्पोज हो रहा है। और हमने अभी तक ये कैलकुलेट कर लिया है कि Ag कितने मोल्स डिकम्पोज होगा। कैसे? ये देखो, मैंने यहाँ पे ये चीज़ कैलकुलेट किया कि मोल्स ऑफ Ag यूज वो कितना है, इतना। ये क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस इज मोल्स ऑफ Ag पॉजिटिव डिकम्पोज। तो ये चीज़ मुझे समझ आ गई कि Ag पॉजिटिव कितना डिकम्पोज हुआ, और वही वैल्यू कितनी आ रही है, वही वैल्यू मुझे आ रही है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो यहाँ से स्ट्रेट अवे मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, दैट इज मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज, वो कितने हो जाएंगे, वो स्ट्रेट अवे हो जाएंगे Ni इंटू 75/100। जो इनिशियल मोल्स हैं उसका 75% मेरा यूज़ हुआ, और Ne जो है, Ne क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, इसका फॉर्मूला स्ट्रेट अवे था, पहले हम लोग चार्ज कैलकुलेट करते थे, वो कितना आता था, I टाइम्स T आता था। फिर यही चार्ज हम लोग फैराडे में कैलकुलेट करते थे, वो कितना आता था, I इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। I की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, I गिवन है 386, और टाइम दे रखा है 1 मिनट, ठीक है। तो I 386 है, टाइम 1 मिनट है, तो यहाँ पुट कर देते हैं, दैट इज 386 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 96500। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कितने आ जाएंगे, 386 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 96500। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, इट इज कमिंग आउट टू बी 0.24 मोल्स। और ये मेरी वैल्यू आई किसके, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जो मेरे यूज़ हुए। और मुझे पता है यही मोल्स किसके बराबर होंगे, यही मोल्स मेरे 75% होंगे किसके, इनिशियल के। इनिशियल क्या, AgNO3 सोल्यूशन। तो जो मेरे पास इनिशियल AgNO3 सोल्यूशन आएगा उसके वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो स्ट्रेट अवे 100/75 टाइम्स 0.24 हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये स्ट्रेट अवे 24/75 मोल्स आ जाएगी। तो दिस इज द इनिशियल मोल्स ऑफ AgNO3 दैट आई हैड। तो ये तो मेरे को पता लग गया कि इनिशियल मेरे पास AgNO3 के कितने मोल्स प्रेजेंट थे, लेकिन मुझे ये नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था व्हाट इज द कंसेंट्रेशन। तो कंसेंट्रेशन के लिए मुझे वॉल्यूम दे रखी होगी, और वॉल्यूम दे रखी है कितनी, 250 ml। तो अगर मुझे कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है इसी की, तो कॉन्सेंट्रेशन में कैसे निकाल सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgNO3 स्ट्रेट वे वो आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 24/75, वॉल्यूम इन लीटर कितनी हो जाएगी, 250 ml है तो 0.25 लीटर्स हो जाएगी। ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1.28 के बराबर आ जाएगी। तो ये आ जाएगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन। अगेन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन अगेन IIT में आ रखा है तो इस क्वेश्चन को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। चलो जी, तो यार अब हम लोगों ने सीख लिया हाउ एग्जैक्टली न्यूमेरिकल्स आर टू बी सॉल्व। तो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, बिना फैराडे लॉ यूज़ करें। लेकिन फैराडे लॉ क्या है वो अब हम लोग सीखेंगे, ठीक है।